बुक रीडिंग स्किल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हिंदी बुक रीडिंग जो है ना उसको ठीक करने के लिए इस पॉडकास्ट का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक जो है पहुँचा रहा हूँ कि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर पाएँ और मेरी गलतियों को थोड़ा सुधार पाएँ, मुझे कमेंट में बता सकें कि क्या मैं करूँ कि ठीक हो जाए, जो कि ठीक नहीं हो रहा परंतु ठीक हो जाए। कुछ कमेंट्स इसके पहले वाले एपिसोड में आए थे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी जिसमें कहा गया कि आप अपनी स्पीड पर ध्यान दें। हिंदी के जो शब्द हैं ना, आप बोलते वक्त लड़खड़ा रहे हो, आप जो है बोलते वक्त लड़खड़ा रहे हो, आप उसको थोड़ा ठीक करो। तो इस चीज़ पर मैं ध्यान दूंगा और बराबर दूंगा। फिलहाल आगे की जो मैं बुक रीडिंग है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सब ध्यान दीजिएगा और मेरे को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। राजा की विद्वान होने की कसौटी भी कुछ कठिन थी। इस पर कसने पर उसके मंत्रियों में से एक को छोड़कर दूसरा कोई अपने को विद्वान सिद्ध ही नहीं कर सकता था। किसी दूसरे से पहले उसे और उसके दूसरे मंत्रियों को ही लाज से डूब मरना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा, गुनियों की गणना आरंभ होने पर जिसका नाम सबसे पहले नहीं लिया जाता, उसकी माँ भी यदि पुतों वाली है तो निपुती किसे कहेंगे। मंत्रियों और सभासदों ने राजा का भाषण उतने ही ध्यान से सुना था जितने ध्यान से किसी राजा का भाषण सुना जाता है। इसका राजा पर अच्छा असर पड़ा और अब वह समस्या को सीधे उनके सामने रखने के लिए तैयार हो गया। उसने खांस कर गला साफ करते हुए कहा, यहाँ मेरे ही दान पर पलने वाले 500 पंडित बैठे हैं। पंडितों ने इस कटु सत्य पर बुरा नहीं माना। उसने आगे कुछ नरम होकर कहा, आप लोग कोई ऐसा जतन करें जिससे मेरे नालायक बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं, जिससे मेरे नालायक बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं। किसी समस्या को सुलझाने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले उसे असाध्य बता दिया जाए और फिर उसे चुटकी बजाकर सुलझा दिया जाए। इससे समस्या जैसी टेढ़ी भी बनी रहती है और टेढ़ी उंगली से जो कुछ निकल आता है वह भी निकल आता है। टेढ़ी उंगली से जो कुछ निकाला जा सकता है वह भी निकल आता है। ठीक है, यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, आप ध्यान देंगे। और टेढ़ी उंगली से जो कुछ निकाला जाता है वह भी निकल आता है। उन सभासदों में सभी को नहीं तो कम से कम एक को यह रहस्य मालूम था, इसलिए उसने कहा, महाराज, 12 साल तो व्याकरण सीखने में ही लग जाता है। 12 साल जो है व्याकरण सीखने में ही लग जाता है। फिर मनु आदि स्मृतियों के धर्मशास्त्र, चाणक्य आदि राजविदों के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि कामशास्त्रियों के कामशास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। इस तरह धर्म अर्थ काम तीनों का भरपूर ज्ञान होने के बाद कहीं दिमाग खुलता है। इसलिए इन्हें ये सभी ज्ञान तो प्राप्त कराने ही होंगे। उनके बीच सुमति नाम का एक सचिव था। उसने कहा, इस जिंदगी का क्या आज है कल नहीं। व्याकरण और भाषा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में ही बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए इसका मानसिक विकास करने के लिए किसी संक्षिप्त शास्त्र के विषय में विचार किया जाना चाहिए। कहा भी गया है, शब्द शास्त्र का पार कोई पा नहीं सकता। जितनी छोटी है और उसमें भी रोग व्याधि आदि की बहुत ही रुकावटें आती हैं। इसलिए जैसे हंस
पानी को छोड़कर केवल दूध पी लेता है, उसी तरह फालतू बातों को छोड़कर केवल सार की बातें ही सीखनी चाहिए। यहाँ देखिए, सार की बातें सीखनी चाहिए। सार का मतलब है जो समरी, मतलब यहां पर जो कहा गया ना कि धर्म अर्थ काम, ठीक ना, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र, तीनों का जो है ना समरी एक तरह से जो है पढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर एक संस्कृत जो है 2 लाइनें उसकी लिखी हुई हैं, मैं उसको पढ़ रहा हूं, आगे इसका अर्थ भी होगा, ठीक है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्वह व्यश्च विधना सारा ततो ग्रहाय पाश्य फल्गुम हंसैर्थ यथा, सॉरी, ह के ऊपर बिंदु, स के ऊपर ऐ की मात्रा, य के ऊपर रेफ, अथा में आकर था, ठीक है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है, पर इसको पढ़ते हैं। हंसैर यथा क्षीर मिम्बाबु मध्यात। आगे में शायद इसका अर्थ लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूं। उस मंत्री को विष्णु शर्मा नाम के उस पंडित का पता था जो सभी शास्त्र का जानकार था। देखिए, यहां पर मैं एक बात कह देता हूं आपको कि मैंने यहां पर हिंदी के शब्द भी पढ़े हैं और थोड़ी संस्कृत के शब्द भी जो दिए हुए हैं मैंने उसको भी पढ़ा है, ठीक है, और गलतियां हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आप इसका अर्थ ना निकालेंगे, ठीक है। अर्थ मैं कहूंगा कि आप इसका अर्थ नहीं निकालेंगे, इसलिए ना कि शायद हो सकता है कि बुक में कुछ और हो, मेरा बोलने का तरीका कुछ और हो, और अगर आप अर्थ निकालेंगे तो शायद गलत अर्थ निकले, ठीक है। तो आप सिर्फ इस चीज पर ध्यान देंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जो शब्द मैं उच्चारण कर रहा हूं, क्या सही है या नहीं। मैं आगे पढ़ता हूं, ठीक है, वापस। उस मंत्री को विष्णु शर्मा नाम के उस पंडित का पता था जो सभी शास्त्रों का जानकार था और छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय था। सुमति ने सुझाव दिया कि राजा अपने बच्चों को उसी को सौंप दे। वह गधों को घोड़ा और घोड़ों को आदमी बनाने की कला जानता था, इसलिए इसमें संदेह ही नहीं था कि वह उन्हें बहुत जल्द ही सही राह पर ला देगा और ऐसी सभी बातें सिखा देगा जिन्हें एक राजा को तो जानना ही चाहिए। किसी दुनियादार आदमी को भी समझाना चाहिए। अच्छा, यहाँ दुनियादार का मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो है शब्द जो है, मैं शब्द उच्चारण कर दे रहा हूं। द में छोटी ऊ की मात्रा, न में छोटे ई की मात्रा, य में आकर या, द में आकर दा और र। दुनियादार आदमी को भी समझाना चाहिए। उसके सुझाव पर गौर करने के बाद राजा को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उसने विष्णु शर्मा को बुलावा भेजा और उनसे बोला, यदि आप मेरे इन लड़कों को जल्द अर्थशास्त्र में दूसरों जैसा समझदार बना सकें तो मैं आपको 500 गांव दान में दूंगा। 500 गांव दान में दूंगा, गांव, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था कि अगर आप कुछ राजा के लिए कर देते हैं ना, तो राजा आपको जो है गांव या फिर सोना चांदी से जो है लाद दिया करते थे। आगे पढ़ते हैं। विष्णु शर्मा बहुत पहुंचे हुए पंडित तो थे ही नहीं। विष्णु शर्मा पहुंचे हुए पंडित तो थे ही, वह उतने ही अक्खड़ भी थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज मेरी बात सुने, मैं विद्या की बिक्री नहीं करता, फिर भी यदि 6 महीने के भीतर आपके लड़कों को राजनीति शास्त्र ज्ञान न करा दूं तो अपना नाम बदल दूंगा। अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, पर मैं यह बात डंके की चोट पर कहता हूं
कि मुझे धन दौलत का लोभ नहीं। 80 साल की तो मेरी उम्र हो गई है। 80 साल की तो मेरी उम्र हो गई। मेरी सारी इंद्रियां भोग विषयों से उदासीन हो चुकी है। इसलिए भी न धन की कोई लालसा है और न जरूरत। किंतु आपने जो इच्छा प्रकट की है उसे पूरा करने के लिए मैं खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। आज की तिथि कहीं लिख लीजिए। आज की तिथि कहीं लिख लीजिए। यदि आज से 6 महीने के भीतर आपके लड़के को राजनीति शास्त्र में बेजोड़ न बना दिया तो आप मेरे साथ जैसा चाहे वैसा करें। राजा सनाका खा गया। जो काम कोई दूसरा शिक्षक पिछले 10-15 वर्षों में नहीं कर सका उसे कर दिखाने का वचन ही एक हैरानी की बात होती। यह बुढ़ा पंडित इसे 6 महीने में ही पूरा करने की बात कर रहा था। उसे विश्वास नहीं होता था। उसके मंत्रियों के अचरज का भी ठिकाना नहीं था। राजा अपने लड़कों को उस ब्राह्मण को सौंपकर इस ओर से पूरी तरह निश्चित हो गया। न सही 6 महीने साल दो न सही 6 महीने साल दो ही सही यह पंडित न सही 6 महीने साल 2 साल ही सही यह पंडित उसके लड़कों को कुछ कम नालायक तो बना ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट ना, नालायक तो लिखा हुआ थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है। ठीक है, नालायक तो बनाकर ही रहेगा। ठीक है, मतलब क्या गया ना यहाँ पे, नालायक नहीं, कम नालायक, मतलब लायक बना देगा। ठीक है, तो कम नालायक तो बनाकर ही रहेगा। विष्णु शर्मा ने मनुष्य के जीवन में और खास करके राजाओं के सामने आने वाले उलझन भरे सवाल और नाजुक मौकों का रुको 1 मिनट गलती हो गई। 1 मिनट, वापस से गलती हो गई थोड़ी सी ना, मैं वापस से थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, कुछ लाइनें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ या फिर छोड़ दिया मैंने। हाँ, यहाँ से, यह पंडित उसके लड़कों को कुछ कम नालायक तो बनाकर ही रहेगा। विष्णु शर्मा ने मनुष्य के जीवन में और खास करके राजाओं के सामने आने वाले उलझन भरे सवालों और नाजुक मौकों का खाका तैयार कर उन मौकों पर राजनीति के पंडितों ने जो कुछ सुझाया था उसे बीच बीच में नगीनों की तरह जड़ते हुए एक ऐसी कहानी लिख मारी जो खत्म होने पर आ ही नहीं रही थी। जैसे विष्णु शर्मा ने प्रण कर लिया था कि वह 6 महीने के भीतर ही राजकुमारों को ज्ञानी बना देगा, उसी तरह उनकी कहानी ने ठान लिया था कि वह अपने भीतर से कहानियों के अंडे और चूजे तो निकालती जाएगी, पर जब तक राजकुमार हाथ जोड़कर कह नहीं देंगे कि उनकी अक्ल दुरुस्त हो गई, तब तक वह खत्म भी नहीं होगी। राजकुमार इस कहानी का अंत जानने के लिए बेचैन थे। वे सोते जागते इन कहानियों के बारे में ही सोचते रहते थे। कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उनके सौभाग्य से यह पूरी हुई भी तो ऐसी कि दूसरी कोई कहानी सुनने की जिद करने लगे। दूसरी मतलब आदमी से है, ठीक है, दूसरा कहानी नहीं, दूसरा आदमी, यहाँ आदमी से मतलब है। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि
उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था कि विष्णु शर्मा कहानियों के मधु में ज्ञान नामक गुड़ची का सत भी मिलाते जा रहे हैं। गुडुची का सत भी मिलाते जा रहे हैं, जिसे अलग से चखने पर उन्हें पहले उबकाई आने लगती थी। विष्णु शर्मा ने एक पर एक 5 कहानियां जोड़ दी। कहानियां भी ऐसी कि एक कहानी के भीतर से दूसरी और दूसरी के भीतर से तीसरी कहानी इस तरह निकलती जा रही थी जैसे मकड़ी के नाभि से तार निकलता है और उसकी गति से जाला बनता जाता है। हर तार अलग और फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हर बात साफ, पर पेंच के भीतर पेंच कहने का मतलब एक तरह का जुड़ाव। ठीक है, आप ज्यादातर जो पेंच शब्द है ना वह बढ़ई के पास सुनेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोहे का काम करता हो या फिर लकड़ी का काम करता हो। तो पेंच के भीतर पेंच, इस तरह की ऊपर से दाल दिखाई देने वाली चीज को दोबारा देखने पर उसके भीतर कुछ काला दिखाई देने लगे। इस तरह कहते कहाते एक पूरी किताब तैयार हो गई। इसे उसने 5 खंडों में तैयार किया था। उसके मन में कहानियां लिखते समय मकड़ी के तार का रूपक रहा हो या कठपुतली के खेल में सूत्रधार का उदाहरण। उसने इस किताब का नाम रखा पंचतंत्र। लड़के 6 महीने के भीतर ही इतने अघाघ हो गए कि वे किसी चीज का थाह पता लगा लें, पर उनका थाह पता कोई ना पा सके। इसके बाद तो मनचले राजकुमारों और बिगड़े नवाबों को ढर्रे लिखा हुआ है, ढर्रे पर लाने के लिए, नवाबों को ढर्रे पर लाने के लिए इसे इतना कारगर पाया गया कि राजा और नवाब अपने लड़कों को कूटनीति का दादा बनाने के लिए पूरे जतन से पहले तो उन्हें बिगाड़ते और फिर उनके हाथ में यह किताब पकड़ा देते और वे इसे पूरा करते करते अपने बाप को भी सलाह देने लायक हो जाते थे। बाप का अर्थ है पिताजी। इसकी इतनी धूम मची कि यह देखते देखते ईरान, तुरान, तजाकिस्तान और परिस्तान तक पहुंच गई और इसे वहां की जवानों में उल्था कर लिया गया। अच्छा, जवानों में उल्था कर लिया गया। ठीक है, उल्था का मीनिंग मेरे को नहीं पता है। ठीक है, उ आधा ल थ में आकर था। ठीक है, उल्था, इसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, वहां के कवि और किशांगो इसकी बराबरी करने के लिए पागल होकर किस्से गढ़ने लगे और अपने नकली माल से भी इतना नाम कमाने लगे कि उनके 19 पढ़ने वाले किस्से भी दूसरी रचनाओं से 21 माने जाने लगे। उनके 19 पढ़ने वाले किस्सों की दूसरी रचनाओं से 21 माने जाने लगे। वह किस्सा अलिफ लैला हो या इशप की कहानियां, या जहां यह किताब सीधे नहीं पहुंची, इसकी इक्की दुक्की कहानियां ही पहुंच पाई, वहां
इसकी तर्ज पर गढ़ी गई उपदेश की कहानियां। सबके पीछे इस किताब की छाप देखी जा सकती है। कहते हैं जो इस पुस्तक को नियमित पढ़ता है या सुनता है, उसका सामना यदि देवताओं के राजा इंद्र भगवान से भी हो जाए तो चालबाजी में खासे गुरु माने जाते हैं, तो वह उनसे भी मात नहीं खा सकते। और यहां पर एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा जो है श्लोक दिया गया है, मैं उसको पढ़ता हूं। अधीते य इंद्र नित्यम नीतिशास्त्रायम शृणोति च न पराभव मापनोति शक्रादपि कदाचन। इसका अर्थ यहां पर दिया नहीं गया है, परंतु ऊपर में जो कहा गया ना कि राजा इंद्र जो कि अच्छे खासे चालबाज माने जाते हैं ना, चालबाजों के गुरु माने जाते हैं, उन्हें भी जो है मात दी जा सकती है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, इस पंचतंत्र पुस्तक को पढ़ने के बाद। जो इसमें अगली कहानी है, अगली जो पाठ आती है, उसका नाम है टका नहीं तो टकटका। टका नहीं तो टकटका। महिलारोप्य नामक जिस नगर में अमर शक्ति नाम का राजा राज करता था और जिसमें विष्णु शर्मा अपनी पाठशाला चलाते थे, वह महिलारोप्य नामक नगर से उतना ही दूर था जितना दिल्ली से दूर है। महिलारोप्य नगर में बैठे हुए महिलारोप्य नगर के राजा के पुत्रों को कहानी सुनाते हुए विष्णु शर्मा कह रहे थे, दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर है, और राजकुमारों को बता रहे थे कि कहानी और कहानियों का भूगोल हमारे भूगोल से कुछ अलग होता है। उस महिलारोप्य नगर में एक बनिया रहता था। व्यापार और बेईमानी का चोली दामन का साथ है, पर उस बनिए के बाप ने ईमानदारी से बहुत सा धन कमा रखा था। उसका नाम था वर्धमान। एक रात वह चारपाई पर लेटा हुआ था। वह सोचने लगा कि संतोष बुरी बला है। आदमी मालामाल हो तो भी उसे और अधिक धन कमाने की जुगत में रहना चाहिए, और कोई जुगत जंच जाए, ठीक है, कोई जुगत जंच जाए तो उसे आजमा कर देखना भी चाहिए। देखिए, मैंने अभी बोला ना कि जो मेरी जो शब्दावली है ना, वो उतनी ठीक नहीं है। यहाँ शब्द लिखा हुआ है जंच और मैं पढ़ रहा हूँ जंच, ठीक है। तो जंच जाए तो उसे आजमा कर देखना भी चाहिए। वह सोच रहा था कि दुनिया में ऐसा भी नहीं है जो पैसे से मुट्ठी में न किया जा सके। इसलिए समझदार आदमी को जैसे भी हो अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। पैसे कैसे आता है इस पर सोचना तक नहीं चाहिए। जिसके पास पैसा है उसके पास ही मित्र होते हैं, उसी के रिश्तेदार नातेदार होते हैं, उसी को पुरुषार्थी कहा जाता है और उसे ही विद्वान माना जाता है। यशार्थ तस्य मित्राणि यशार्थ तस्य बांधवा यशार्थ स पुमान लोको यशार्थ स च पंडित। इस श्लोक का जो अर्थ है ना, वो अभी अभी ऊपर जो है मैंने कहा, ठीक है, कि जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास रिश्तेदार, नातेदार, मित्र और
उसी को पुरुषार्थी कहा जाता है, उसे ही विद्वान माना जाता है। याचना जब धनी आदमी की तारीफ करते हैं, याचना नहीं होगा, याचक होगा, ठीक है। याचक जब धनी आदमी की तारीफ करते हैं तो लगता है दुनिया की कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा कौशल, कोई ऐसी कला, कोई ऐसा पौरुष है ही नहीं जो धनी व्यक्ति में न हो। न च विद्या न तत् ज्ञान न तत् शिल्प न सा कला न तत् स्यार्थ न धनिना याचकै यत् न गीतय न गीयते। इसका अर्थ भी जो ऊपर वाली लाइन में जो था सेम टू सेम है। इस दुनिया में जिसके पास दौलत है, पराये भी उसके सगे बन जाते हैं, पर दरिद्रों के अपने लोग भी उनसे मुंह फेर लेते हैं या उन्हें दूर दराने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, दूर दराने का जो मीनिंग है ना, वो मुझे नहीं पता है। स्थानीय भाषा में दूर दराने कोई शब्द होता नहीं है जहाँ पर मैं हूँ फिलहाल। अगर आप जानते हो तो आप जरूर बताइएगा मुझे। अगला पढ़ता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक संस्कृत की जो है अच्छी खासी लाइन है, पढ़ता हूं उसे। इह लोके ही धनिनाम परोऽपि सुजनायते स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते। धन दौलत के खूब बढ़ जाने के बाद आदमी के जो काम जहां है वहीं उसी तरह सधने चले जाते हैं जैसे पहाड़ों की ऊंचाई या संपन्नता के कारण जलधाराएं अपने आप फूट निकलती हैं। धन की महिमा कुछ ऐसी ही है कि इसके लिए गधे को भी बाप कहना पड़ता है, जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए उसके तलवे सहलाने पड़ते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाना पड़ता है, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए उसकी भी खुशामद करनी पड़ती है। पूज्यते यतः अपूज्योऽपि यतः अगमयोऽपि गमयते वंधते यतः अवंधोऽपि स प्रभावो धनस्य च। पेट भरता है तो शरीर के एक एक अंग को अपने आप भोजन मिल जाता है, उसमें ताकत आ जाती है और वह अपना काम अच्छी तरह करने लगता है। इसी तरह धन पास हो तो सभी काम सध जाते हैं। धन को तो सर्व साधन कहा ही जाता है। इस संसाधन में धन के लिए आदमी शमशान तक में पड़ा रहता है। अर्थार्थी जीव लोकेभ्य शमशानम अपि सेव्यते स के ऊपर एक ही मात्रा, आधा व, य, त में एक ही मात्रा, सेव्यते। पैसा पास न हो तो आदमी अपने जन्मदाता माँ बाप तक से किनारा कस लेता है। जिनके पास पैसा है वे इसके जोर पर उम्र ढलने पर भी जवान बने रहते हैं, और जिनके पास धन नहीं है वे जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। पैसे की महिमा
पैसे की महिमा बखानने वाली इतनी सारी बातें याद आने पर उसे यदि पैसा कमाने की धुन सवार हो गई तो यह तो होना ही था। अब वह सोचने लगा कि धन कैसे कैसे कमाया जाता है। उसने सोचा, धन कमाने के 6 तरीके हैं। पहला है भीख मांगना। न किसी योग्यता की जरूरत, न किसी की गुलामी, न चूल्हा न चक्की और न जोरू का जांत। मांगते खाते जिधर चाहा निकल गया। इससे मस्ती का तो कोई पेशा ही नहीं। दूसरे नंबर पर है राजा की चाकरी। तीसरा है खेती बाड़ी। चौथा है पढ़ाई लिखाई। पांचवा है ब्याज उगाही और छठा है बनिया का धंधा। इन सभी में वाणिज्य ही एक ऐसा धंधा है जिसमें इज्जत से पैसा कमाया जा सकता है। कारण यह है कि भीख मांगने की शान अब रही ही नहीं। कहाँ तो पहले भीख मांगने वाले का तनिक भी अनादर हुआ। उसकी पुकार सुनते ही कोई हड़बड़ाकर थाली भरे दौलत नहीं पड़ा तो वह या तो गाली देकर उसकी इज्जत उतारने लगता था या शाप देकर उसका लोक परलोक दोनों बिगाड़ देता था। वह तमक कर दरवाजे से हटा नहीं कि लोग हाय होय करते, क्षमा मांगते उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। पाँव में लिपट कर क्षमा मांगना शुरू कर देते थे। जिस देश में दुर्वासा जैसे ऋषियों ने शान से तमक और बमक कर भीख मांगी, उसी में माई तेरा भला हो रिरियाते हुए झोली पसारना भीख मांगने की रोबदार कला का अपमान है। कहाँ तो यह पेशा इतना पवित्र माना जाता था कि इसे तेजस्वी ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के लिए आरक्षित रखा गया था। कहाँ आज हालत यह है कि इस पेशे में कपटी और नीच भिखारियों के आ जाने से न तो इसका कोई मान है न शान। राजा की सेवा का यह हाल है कि राजा मुंह मांगा वेतन देता कहीं नहीं। राजा की सेवा का यह हाल है कि राजा मुंह मांगा वेतन देता नहीं। जो देता है वह समय पर नहीं देता। राज सेवकों को रिश्वत और कमीशन का सहारा लेना पड़ता है और सतर्कता अधिकारियों से जो वे ही काम अधिक सतर्कता से करते हैं, डरते हुए दिन काटना पड़ता है। विद्या के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है, जो जब तक काफी भारी पड़ती है। योग्य छात्र को अपनी योग्यता की धाक जमाने के लिए गुरु के पांव दबाने से लेकर चंपी करने तक के काम करने पड़ते हैं। दक्षिणा में गुरु ने कोई ऐसी वैसी चीज मांग दी तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ब्याज उगाही का काम तो अच्छा, पर एक बार पैसा दूसरे के पास गया तो डर यह भी रहता है कि कहीं गांठ का पैसा भी न निकल जाए। अब रह गया व्यापार। इससे अच्छा और आराम से चलने वाला धंधा कोई है ही नहीं। बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ का माल कहाँ पार करना है और किस कोठी का माल किस कोठी में रखना है, किस मौसम में खरीदना है और किस मौसम में बेचना है। फिर तो चांदी ही चांदी। जब यह
तय हो गया कि सबसे अच्छा धंधा व्यापार का ही है, तो यह विचार करने लगा कि तरह तरह के व्यापार में किस चीज का व्यापार ठीक रहेगा। व्यापार भी तो 7 तरह का होता है। वह मन ही मन इनकी गिनती करने लगा। एक है गंदी, एक है गधी, एक है ग के ऊपर बिंदु और ध में बड़ी ई की मात्रा, गधी या इतर फूलेला का काम। दूसरा है गिरवी पर गद्दी, गद्दी होना चाहिए, गद्दी। एक है गद्दी या इतर फूलेला का काम। दूसरा है गिरवी पर पैसा देना। तीसरा है मोदी का काम, मोदी का काम।